दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट स्कूल यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग जो हमारा एनसीईआरटी का जो सीरीज चल रहा था इसमें आगे बढ़ने वाले हैं और हम लोग पहुंच गए हैं सेट नंबर 4 में। और ये जो सेट चल रहा है वो एनसीईआरटी हिस्ट्री का चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि एक एक करके जो सेट 4 है उसके क्वेश्चंस को देखेंगे, जिसमें 80 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एनसीईआरटी से और बाकी 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे करंट अफेयर्स से, ठीक है। तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले हमने 3 वीडियोस देखा था, यानी 3 सेट हमने देखा है जिसमें 300 क्वेश्चंस पर हमने डिस्कशन किया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उनको भी देख लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप बात करें 17वीं बीपीएससी का, या आप बात करें बीपीएससी टीआरई का, या कोई भी एग्ज़ाम ले लें, जेपीएससी जैसे प्रीलिम्स होने वाला है या कोई भी प्रीलिम्स, हर जगह ये काम आएगा। क्योंकि एनसीईआरटी आप जानते हैं कि वो एक फुल पैकेज है जो कि आपको हर एग्ज़ाम की तैयारी करवाता है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि किस हड़प्पा स्थल पर नहरों के अवशेष मिले हैं। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ स्टार्ट करने से पहले कि हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो चीज़ें जहाँ पर लगेगा कि डिस्कशन ज़्यादा होना चाहिए उस क्वेश्चन पर हम लोग ज़्यादा डिस्कस करेंगे, जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वहाँ पर कम डिस्कस करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, ठीक है। क्योंकि वो चीज़ें रटने वाली होती हैं वो आप रटेंगे और मतलब वहाँ पे जितना ज़रूरत होगा उतना मैं बताऊँगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, क्योंकि उससे क्या होगा कि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और फिर आप धीरे धीरे बोर हो जाएंगे। वो जो कंसंट्रेशन आपका बनेगा वो धीरे धीरे टूटता चला जाता है। तो इसी पैटर्न पे हम लोग काम करेंगे यहाँ पर, ठीक है। लेकिन जो भी बात होगी वो सारा इंपॉर्टेंट बात होगी और हर एग्ज़ाम में आने वाला ही बात होगा, इसके अलावा कोई फालतू बात नहीं होने वाला है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे भी आपको वीडियो मिलता रहे। तो पहला ही क्वेश्चन है कि किस हड़प्पा स्थल पर नहरों के अवशेष मिले हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो स्थल है शत्रुघोई, यहाँ पर नहरों के अवशेष मिले हुए हैं, ठीक है। तब नहर किस लिए बनते थे तो आप समझ रहे हैं कि ये सिंचाई व्यवस्था के लिए बनते थे। और ये शत्रुघोई कहाँ पर है तो ये है अफगानिस्तान में, ठीक है। तो ये अफगानिस्तान का एक स्थल है। यहाँ पे हड़प्पा के समय में कहा गया है कि नहरों के कई अवशेष मिले हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा बाद में माना गया कि जो प्राचीन नहरें थी वो बाद में गाद वाद से भर गई थी, उसके बाद कुओं से सिंचाई होने लगा। और आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो कुओं का अवशेष है वो कहाँ से मिलता है तो वो मिलता है धौलावीरा से, ठीक है। तो बाद में कुआं का यूज होने लगा, क्योंकि ऐसा कहा गया कि नदियाँ जो है वो नहरें जो है धीरे धीरे भर गई थी। आगे है हड़प्पाई बस्तियों के संदर्भ में आपको बताना है और इसमें सही कथन का चयन करना है। तो पहला है कि सामान्यतः हड़प्पा स्थलों की बस्तियां 2 भागों में विभाजित थी। तो आप जानते होंगे ये 2 भागों में इस तरह से ये बस्तियां विभाजित थी। एक उचला ऊपर वाला ऊंचा नगर होता था, दूसरा निचला नगर होता था। और यहाँ पे वही कहा गया है कि एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया जिसे दुर्ग कहते थे हम लोग, और दूसरा कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया जिसको निचला शहर कहते थे। तो ये जो है आम जनता को रहने के लिए ये नीचे वाला नगर होता था, जबकि यहाँ पे जो ऊपर इसको दुर्ग बोलते थे, ये जो होता था इसमें जो कुलीन वर्ग थे वो लोग रहते थे, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पाई समाधानों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और इसमें भी सत्य कथन आपको बताना है। हड़प्पाई जो समाधान है इसके बारे में। तो देखिए पहला इसमें है कि इन समाधानों में मृत्यु के उपरांत जीवन की अवधारणा के सबूत मिले हैं। तो मृत्यु के उपरांत जो है जीवन के अवधारणा के जो सबूत हैं वो मिले हैं, तो ये स्टेटमेंट हो जाता है सही। और दूसरा है कि पुरुषों और महिलाओं दोनों के समाधानों से आभूषण मिले हैं। तो ये भी सही है, क्योंकि उस समय के लोग दोनों ही आभूषण धारण करते थे। और अगला है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास था। तो ये बिल्कुल गलत है, कहीं भी बहुमूल्य वस्तु नहीं मिला है। मैक्सिमम जगह पर जहाँ पे मिला है वहाँ पे साधारण वस्तुओं को ही दफनाया जाता था। डेली यूज की जो चीज़ें थी, जो डेली यूज होता था, उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा दफनाया जाता था। तो बहुमूल्य चीज़ें बहुत कम ही जगह पर मिला है। तो यहाँ पर 1 और 2 सही हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि कुछ कब्रों में आप देखेंगे कि मृदभांड भी मिलता है, आभूषण के अलावा मृदभांड भी मिलता है और आभूषण भी मिलता है। इसके अलावा देखेंगे कि जो भी उनका डेली यूज़ का सामान था उनके 100 के आसपास में रख दिया जाता था। और हड़प्पा के कब्रिस्तान में जैसा R37 आपने सुना होगा कि हड़प्पा में एक कब्रिस्तान था R37, जो कि उस समय का सबसे बड़ा कब्रिस्तान माना जाता था। तो यहाँ पर कई मनुष्यों की खोपड़ी मिली है जिसके अगल बगल में जो डेली यूज की चीज़ें हैं, मनके हैं या आभूषण हैं, वो वहाँ पर रखा गया है। या फिर आप कह सकते हैं कि तांबे का जो दर्पण है जो ये लोग यूज करता था, तो कई जगह पर तांबे का दर्पण भी मिला हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो यहाँ से क्लियर हो गया है कि बहुमूल्य वस्तुएं ये लोग नहीं दफनाते थे। अगला है हड़प्पा काल में वस्तु और उसके प्राप्ति स्थल को लेकर मिलान करना है। तो देखिए पहला है कि शंख कहाँ से मिला है। तो शंख जो मिला है वो मिला है बालाकोट से, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि शंख बालाकोट से मिला है। लाजवर्द अगर मनी की बात करें तो ये मिला है शत्रुघोई से,
ठीक है। लार्जवद मनी कहाँ से मिला है? शत्रुघोई से मिला है। तांबा कहाँ से मिल सकता है? तो आप खुद सोच सकते हैं कि खेतड़ी से ही तांबा मिलता था, राजस्थान, आज भी मिलता है, उस टाइम में मिलता था। और अगर सोना की बात करें तो आप जानते हैं दक्षिण भारत में KGF है, कोलार गोल्ड फील्ड, जो कि KGF मूवी भी इसी के ऊपर बना है। तो यहाँ पर सोने की बड़ी खदान है जो कि आज भी मौजूद है, तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए सेलखड़ी वगैरह भी आपको राजस्थान से मिल जाता था, और भी बहुत सारा धातु वहीं से मिलता था, राजस्थान से मिलता था। अगर हम लोग टीन की बात करें तो टीन कहीं ना कहीं अफगानिस्तान से भी मंगाया जाता था, और अफगानिस्तान के अलावा छत्तीसगढ़ से भी मंगाया जाता था। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पाई व्यापार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो हड़प्पा व्यापार समुद्र के मार्ग से भी होता था, और दिलमुन के लेख में हड़प्पा को मेलुहा कहा जाता था। तो देखिए पहला जो है इसमें सही है कि जो हड़प्पा व्यापार है वो समुद्र के मार्ग से होता था। तभी हम लोग देखते हैं कि लोथल में क्या मिलता है? बंदरगाह मिलता है। और दिलमुन के लेख में कहा जा रहा है कि हड़प्पा को मेलुहा कहा गया था, तो ये गलत है। ठीक है। मेसोपोटामिया का लेख में इस मतलब दिलमुन का भी वर्णन था, इसके अलावा मेलुहा का भी वर्णन था। तो यहाँ पे दिलमुन की जगह पे क्या हो जाएगा? मेसोपोटामिया। तो मेसोपोटामिया के लेख में दिलमुन, मेलुहा, इसके अलावा मगान और भी कई क्षेत्र का जो है वर्णन था। देखिए दिलमुन किसको कहा जाता था? तो आज के डेट में जो बहरीन है उसी को उस समय में क्या कहा जाता था? दिलमुन कहा जाता था। और ये जो मेलुहा आपको दिख रहा है वो किसको कहा जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता को उस समय में, यानी वो लोग जो है वो मेलुहा कहते थे। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पाई बाटों के संदर्भ में आपको विचार करना है कौन सा कथन सही है। तो हड़प्पाई बाटों के संदर्भ में अगर देखें तो पहला है कि बाट सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाए जाते थे, तो ये हो जाता है गलत। और दूसरा है कि इन बाटों के निचले मानदंड दशमलव थे, जबकि ऊपरी मानदंड द्विआधारी प्रणाली का अनुसरण करता था, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि एक चर्ट नाम का पत्थर होता था। ये लोग सेलखड़ी से ना बना के किससे बनाते थे? तो एक चर्ट नाम का पत्थर होता था, इसी पत्थर से ये बनाते थे आमतौर पर ज़्यादातर। और इसके अलावा इन बाटों का जो निचला था वो द्विआधारी प्रणाली था, यानी जो यहाँ पर ऊपरी लिखा गया है वो था निचला। ठीक है। तो निचला जो था वो था द्विआधारी, और ऊपर में ये लोग दशमलव प्रणाली का यूज करते थे। तो यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है, ऊपर में दशमलव हो जाएगा और नीचे में द्विआधारी जो तरीका है उसका वर्णन किया जाता था। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास कि हड़प्पा सभ्यता के अंत होने के संदर्भ में असत्य कथन, गलत कथन पहचानना है। तो आप जानते हैं कि नई बस्तियों में आबादी बढ़ने लगी थी, तो क्या ये सही हो सकता है? तो यहाँ पे असत्य पहचानना है, तो ये बिल्कुल सही है कि नई बस्तियों में आबादी बढ़ी। हड़प्पा स्थलों के भौतिक सांस्कृतिक में बदलाव आया, भौतिक संस्कृति में भी बदलाव आया। इसके अलावा एक सुदृढ़ एकीकरण के तत्व का अंत हो गया था। तो सुदृढ़ एकीकरण का जो तत्व है वो भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं खत्म हो रहा था, ये भी कई विद्वानों की मान्यता है। और हड़प्पाई बस्तियों की संख्या कम हुई, तो ये गलत है। संख्या जो है वो लगातार बढ़ रही थी, ऐसा माना जाता है। और देखिए इसका हड़प्पा सभ्यता का अंत होने का बहुत सारा विचार है, अलग अलग वैज्ञानिकों ने दिया है। किसी ने बाढ़ के बारे में बताया है, तो किसी ने आग की बात कही है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखना है, तो इस पर ज़्यादा डिस्कस ना करके आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा हड़प्पाई बस्तियों की संख्या कम हुई, ये जो है बिल्कुल गलत है। अगला है द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। ये पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये जो पुस्तक है वो है SN राव की। ठीक है। SN राव ने लिखा था द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। इसके अलावा खोजकर्ता उनके संबंधित जो स्थल हैं, यानी खोजकर्ता और उन्होंने जिस स्थल को खोजा है उसके संदर्भ में आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए SR राव ने जो खोजा था वो खोजा था लोथल को। ठीक है। बीबी लाल के बारे में आप जानते होंगे कि बीबी लाल और थापर ने किसको खोजा था? तो ये खोजा था कालीबंगन को। अगला है MR मुगल ने किसको खोजा था? तो ये खोजा था बहावलपुर को, और RS बिष्ट ने धौलावीरा को खोजा था। हालांकि धौलावीरा को खोजने में बहुत सारा नाम आता है, तो हर नाम को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो है फिलहाल इसी को आप लोग देखिएगा। तो SR राव लोथल हो गया, और बीबी लाल और थापर को कालीबंगन से याद रखिएगा। MR जो मुगल हैं ये बहावलपुर, और बिष्ट को धौलावीरा से लिंक करके याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला है ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों का अर्थ सर्वप्रथम किसने निकाला था? तो ये जो लिपियां हैं इसका अर्थ सबसे पहले निकालने वाला कौन था? तो आप जानते होंगे कि जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले जो अशोक के शिलालेख हैं उनको पढ़ने का प्रयास किया था, और उसी ने निकाला था। तो ब्राह्मी जो है ये लिपि है, ध्यान रखिएगा, ये भाषा नहीं है। तो ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों का अर्थ सबसे पहले कौन निकाला? जेम्स प्रिंसेप ने निकाला था। आगे बढ़ते हैं। प्राचीनतम अभिलेखों के संबंध में आपको बताना है। प्राचीनतम अभिलेख ब्राह्मी भाषा में लिखे जाते थे। तो यहाँ पर अभी मैंने ऊपर में बात की कि ये ब्राह्मी भाषा नहीं थी, ये क्या थी?
लिपि थी, ठीक है, ब्राह्मी लिपि थी, तो पहला गलत हो जाएगा। और दूसरा है कि तमिल भाषा में भी कई अभिलेख मिले हैं, तो ये बात सही है कि तमिल भाषा में भी प्राचीन समय में कई अभिलेख, चोलों के समय का कई अभिलेख मिला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो ब्राह्मी है वो क्या है, लिपि है। इसके अलावा आगे बढ़ें तो अशोक के अभिलेख के संदर्भ में आपको बताना है कि अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत में थे। क्या ये सही है? तो ये बिल्कुल सही है कि अशोक के जो अधिकांश अभिलेख हुआ करते थे वो प्राकृत में ही हुआ करते थे। और अगला है पूर्वोत्तर से मिले अभिलेख अरमाइक और यूनानी भाषा में थे। तो ये गलत है। आप जानते होंगे कि पूर्वोत्तर से जो मिले अभिलेख थे वो अरमाइक यूनानी में नहीं थे, बल्कि जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र से मिले हुए थे वो यूनानी और अरमाइक में लिखे गए थे, यानी अफगानिस्तान वाले क्षेत्र से जो मिले थे वहाँ पर इसका यूज किया गया था, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। जहाँ पर ज़रूरत होगा वहाँ पर ही डिस्कस करेंगे, वहाँ पर कुछ और फैक्ट्स को देखेंगे, जहाँ पर नहीं होगा वहाँ जल्दी जल्दी आगे बढ़ते चले जाएंगे। अगला है मौर्य साम्राज्य के राजनीतिक केंद्र में कौन सम्मिलित नहीं था? तो मौर्य साम्राज्य के राजनीतिक केंद्र में काशी जो था वो सम्मिलित नहीं था, तक्षशिला था, तोसली था और स्वर्णगिरी भी था। तो इसको ध्यान रखिएगा कि जो काशी है वो नहीं था। आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रयाग प्रशस्ति के संदर्भ में। तो आप जानते होंगे कि यह एक बृहद शिलालेख है, ठीक है। तो ये गलत है, बृहद ना होकर यह क्या हो जाता है कि लघु शिलालेख के रूप में इसको देखा जाता है। और अगला है कि प्रयाग जो प्रशस्ति है ये प्राकृत भाषा में लिखा गया था। तो ये भी गलत है, क्योंकि ये जो लिखा गया था वो संस्कृत भाषा में लिखा गया था। तो ध्यान रखिएगा, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसके अलावा ये एक स्तंभ लेख है, बृहद शिलालेख नहीं है, स्तंभ लेख आप कह सकते हैं, या लघु शिलालेख भी आप इसको कह सकते हैं। इसकी रचना आप जानते होंगे कि हरिसेन ने की थी और इसमें समुद्रगुप्त के विजयों का जो है वो वर्णन है। तो ये संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। अगला है जातक कथाएं किस भाषा में लिखी गई थी? तो जातक कथाएं पाली भाषा में लिखी गई थी और इसमें बुद्ध के जीवन बचपन से संबंधित जो कथाएं हैं वो सम्मिलित हैं। अगला है मनुस्मृति का संकलन किस कालखंड में किया गया था? तो देखिए, मनुस्मृति का जो संकलन होगा वो होगा 200 ईस्वी ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में, यानी इस समय में शुंग काल चल रहा होगा, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग के समय में, ये उन्हीं के पुरोहित थे जो मनुस्मृति के रचनाकार हैं। तो उसी समय में इसका संकलन जो है होगा, यानी ब्राह्मणों का जब काल आएगा उसी समय में इसका संकलन होगा। और मनुस्मृति के रचयिता कौन है? मनु है, आप जानते ही हैं। अगला है पुरुष सूक्त जिसमें चारों वर्णों की उत्पत्ति का अंश शामिल है, किस वेद से संबंधित है? इजी क्वेश्चन है, आप जानते हैं कि ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ठीक है। पुरुष सूक्त के बारे में 10वें मंडल में ये चीज़ें बताई गई हैं और उसमें चारों वर्णों को बताया गया है। और इसमें कहा गया है कि जो मुख से है, ब्रह्मा के मुख से कौन निकला है? ब्राह्मण निकला है। और उनकी भुजाओं से कौन निकला है? तो उनकी भुजाओं से क्षत्रिय निकला है। इसके अलावा कह सकते हैं कि उनके जो जांघ है, जंघों से वैश्य निकले हैं। और उनके पैरों से कौन निकला है? तो पैरों से शूद्र निकले हैं। तो इस तरह से बातें यहाँ पर की गई। बौद्ध संघ और महिलाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्रारंभ में बुद्ध स्त्रियों के संघ में प्रवेश करने के विरुद्ध थे। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। और जिन बौद्ध भिक्षुओं ने निर्वाण प्राप्त कर लिया उन्हें थेरी कहा जाता है। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो देखिए, शुरुआत में जो बुद्ध हैं वो स्त्रियों का संघ में प्रवेश नहीं होने देना चाहते थे। बाद में उनका जो शिष्य है, आप उनका नाम जानते होंगे, अगर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो उनका शिष्य कहता है कि स्त्रियों का प्रवेश भी दिया जाए, तो यहाँ पर स्त्रियों का प्रवेश होता है। और जिन बौद्ध भिक्षुओं ने निर्वाण प्राप्त किया उनको थेरी कहा गया था, ठीक है। तो थेरी कहा गया था, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और पहली महिला जो भिक्षुणी बनती है वो बनती है महाप्रजापति गौतमी, ठीक है। महाप्रजापति गौतमी जो इनकी मौसी थी वही यहाँ पर बनती है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा और आपको शिष्य का नाम कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला है अल-बरूनी को भारतीय समाज को समझने में किन अवरोधों का सामना करना पड़ा? तब अल-बरूनी आया है, कहाँ से आया है? तो मोहम्मद गजनी के साथ आ रहा है। अब इसको सबसे ज़्यादा समस्या आपको समझ में आ जाएगा कि भाषा का करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उसे संस्कृत सीखना पड़ेगा अगर वो भारत को समझना चाहता है। उसको और भी लैंग्वेज जैसे प्राकृत को समझना होगा। तो यहाँ पे भाषा की एक समस्या रही। इसके अलावा धार्मिक अवस्था और प्रथा में भिन्नता भी एक समस्या रही, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम धर्म तब तक था नहीं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं धार्मिक अवस्था और प्रथा में भिन्नता का भी सामना करना पड़ा। धन की कमी, ये गलत है, धन की कमी ऐसा कुछ भी नहीं था। तो 1 और 2 दोनों हो जाएगा। और आप जानते हैं कि जब ये अल-बरूनी आता है तो ये पहला मुस्लिम बनता है जो कि संस्कृत का अध्ययन करता है। तो संस्कृत का अध्ययन करने वाला ये पहला मुस्लिम बनता है। इसके अलावा भी और भी लैंग्वेजेस को ये पढ़ता है। पढ़ने के बाद कई पुस्तकों को पढ़ता है और पढ़ने के बाद अपना एक पुस्तक लिखता है। इसके पुस्तक को नाम को अगर चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसका पुस्तक बहुत फेमस है अल-बरूनी का, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगला है इब्न बतूता का डाक व्यवस्था के वर्णन के संबंध में आपको बताना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सत्य कथन इसमें पहचानना है।
तो देखिए, ये जो डाक का वर्णन करेगा इब्न बतूता, ये किसके समय में आता है? तो आप जानते हैं एमबीटी के समय में, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आता है, जिस समय में डाक व्यवस्था बहुत ज़्यादा तगड़ी थी। तो भारत में 2 प्रकार की डाक व्यवस्था होती थी, एक अश्व और एक अश्व को उलूक कहा जाता था, और एक पैदल डाक व्यवस्था होती थी जिसको दावा कहा जाता था। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि एक घोड़ा से डाक को भेजा जाता था, उसको उलूक कहा जाता था, और पैदल वाले को दावा कहा जाता था, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है कि पैदल डाक व्यवस्था अश्व डाक व्यवस्था से अधिक तीव्र होती थी, तो ये भी सही है, क्योंकि पैदल डाक व्यवस्था में क्या है कि कई लोगों का यूज इसमें किया जाता था। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति यहाँ है, एक व्यक्ति यहाँ है, एक व्यक्ति यहाँ है, तो ये व्यक्ति भाग कर यहाँ आएगा और इसको लेटर देगा, फिर ये व्यक्ति भाग कर यहाँ जाएगा। तो इस तरह से काफ़ी फास्ट ये सिस्टम जो है वो चलता था। पैदल वाला ज़्यादा फास्ट था, जबकि घोड़ा वाला में क्या था, एक ही व्यक्ति घोड़ा को लेकर चल रहा है, तो आप समझ रहे हैं कि आगे जाके थकेगा, वो रेस्ट करेगा, फिर यहाँ से आगे बढ़ेगा, तो घोड़ा भी थकेगा, घोड़ा को खाना चाहिए, इसके अलावा व्यक्ति भी रुकेगा, तो उसको ज़्यादा टाइम लगता था। जबकि ये व्यक्ति जो है भाग के यहाँ आया, इसको लेटर दिया, फिर यहाँ, इस तरह से ये पैदल वाला डाक व्यवस्था काम करता था। अगला है ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर। ये पुस्तक किसने लिखी? तो ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर का जो लेखक है वो है फ्रांसवा बर्नियर। तो याद रखिएगा, फ्रांसवा बर्नियर जो है ये मुगल शासन व्यवस्था के समय में आता है, और ये मुगलों के जो भी जहाँ तक एम्पायर रहता है, साम्राज्य रहता है, वहाँ पर घूमता है और घूम घूम कर ये अध्ययन करता है, और ये बताता है कि भारत से यूरोप काफ़ी ज़्यादा श्रेष्ठ है। ठीक है, तो यूरोप की बड़ाई करता है ये अपने पुस्तक में, आप कह सकते हैं ऐसा कि ये यूरोप को लेकर मतलब हर चीज़ की तुलना यूरोप से करता है, और हर जगह यही बताता है कि यूरोप भारत से काफ़ी आगे है। तो ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर इसी के द्वारा लिखित है। अगला है प्राच्य निरंकुशवाद के सिद्धांत को किसने विकसित किया? तो इसका सही आंसर है प्राच्य निरंकुशवाद मॉन्टेस्क्यू द्वारा लाया गया था। तो आप देखेंगे कि जैसे मॉन्टेस्क्यू है, तो इसके वृत्तांत में आपको निरंकुशवाद का सिद्धांत दिखाई देगा, और ये कहेगा कि एशिया में शासक जो हैं अपनी प्रजा के ऊपर निर्बाध प्रभुत्व का उपयोग करते थे, इसी वजह से यहाँ पर दास था और गरीबी विद्यमान थी। मतलब ये बताएगा कि यहाँ पर भारत में पुराने ज़माने में या एशिया में पुराने ज़माने में जो राजा होते थे वो काफ़ी ज़्यादा निरंकुश होते थे। ठीक है, और उसी चीज़ को ये मॉन्टेस्क्यू ने यहाँ पर बताया है। और मॉन्टेस्क्यू का एक सिद्धांत है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, तो जानते होंगे, बहुत ही फेमस सिद्धांत है, तो उसको भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि मध्यकालीन भारत में दासों का व्यापार बड़े पैमाने पर होता था, सत्य कथन आपको पहचान करना है। तो पहला तो एकदम सही है, आप जानते होंगे कि दास प्रथा काफ़ी ज़्यादा प्रचलित थी और दासों का इस्तेमाल मुखबिरी के लिए होता था, तो ये भी सही है। और बर्नियर ने सती प्रथा के बारे में विस्तार से लिखा है, तो ये भी सही है कि बर्नियर ने बताया है कि यहाँ पर सती प्रथा है और सती प्रथा काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तरीके से इस समाज में व्याप्त है। ठीक है, तो ये तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाता है। तो दास प्रथा के बारे में आप जानते भी होंगे, तो इसमें ज़्यादा डिटेल में हम लोग जाएंगे नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला है वीर शैव परंपरा के संदर्भ में आपको सही कथनों पर विचार करते हैं। और ये इसमें देखें अगर, तो उद्भव कहा जा रहा है कि 13वीं शताब्दी में कर्नाटक में हुआ था। तो वीर शैव अगर परंपरा की बात करें तो ये 13वीं में ना होकर ये 12वीं सदी में कर्नाटक में आएगा। ठीक है, 12वीं सदी में कर्नाटक में आएगा और इसके जो नेता होंगे वो होंगे बसवन्ना। ठीक है, बसवन्ना को ये नाम याद रखिएगा, या फिर इनको अल्ल प्रभु भी कहा जाता है इनके शिष्य। तो बसवन्ना और अल्ल प्रभु इस क्षेत्र में वीर शैव परंपरा को आगे बढ़ाएंगे और वे अपने मृतकों को विधि पूर्वक दफनाते थे। तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि ये मृतकों को विधि पूर्वक दफनाते थे और ये वीर शैव परंपरा को ही लिंगायत भी कहा जाता है। ठीक है, तो अभी भी कर्नाटक में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे लिंगायत समुदाय जो है अभी भी विद्यमान है, तो वो इसी बसवन्ना को ही मानता है और इन्हीं के तहत वो अपना आगे का जो परंपरा है उसको बढ़ाकर चल रहा है। अगला है मध्यकाल में मालाबार तट पर बसे मुसलमान व्यापारियों के संदर्भ में आपको बताना है सही कथन। तो देखिए, मालाबार तट पर जो भी मुस्लिम व्यापारी थे वे स्थानीय मलयालम भाषा को अपनाए, तो ये बिल्कुल सही उत्तर है कि वो अगर मालाबार तट में आप समझ रहे हैं कि व्यापार कर रहे हैं तो उनको स्थानीय भाषा तो सीखनी पड़ेगी। तो उन्होंने यहाँ पर मलयालम भाषा सीखा था और न केवल मलयालम भाषा ही सीखा था बल्कि और भी जो वहाँ का जो आचार था वो भी सीखा था। तो स्थानीय आचार और मातृकुलीयता को न अपनाकर पितृसत्ता के विचारों पर बल दिया, तो ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने स्थानीय आचारों को भी अपनाया था और मातृकुलीयता यानी वहाँ पर मातृ शासन था, पितृ शासन नहीं था, तो मातृ शासन को भी एक्सेप्ट किया था। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने पितृसत्ता के विचारों पर बल दिया था, यानी पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा जो है वो गलत हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा। और वहाँ के जो भी व्यापारी थे वो इसी तरह के थे, धर्म सहिष्णु थे, ज़्यादा कोई उग्र टाइप के नहीं थे।
अगला है सूफी मत के विकास के संदर्भ में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इसमें सही कथन की पहचान करनी है। तो पहला है कि धर्माचार्यों द्वारा की गई कुरान और सुन्ना यानी पैगंबर के व्यवहार की बौद्धिक व्यवस्था की आलोचना की। तो देखिए जो सूफी मत हैं इन्होंने धर्माचार्य द्वारा जो भी कुरान और सुन्ना की बौद्धिक व्याख्या की गई थी उसका सही में ये लोग आलोचना करते हैं। और सूफियों ने कुरान की व्याख्या अपने निजी अनुभवों के आधार पर की थी, तो ये भी सही है। जैसे ये लोग जो थे शांति प्रिय लोग थे और ये कुरान और जो भी सुन्ना था इसमें से अच्छी चीज़ों को निकाल कर समाज में रखते थे। हालांकि सारी चीज़ें अच्छी हैं लेकिन और भी जो मतलब लोगों के सामने गलत पेश किया जा रहा था उसको गलत तरीके से डिफाइन करके पेश किया जा रहा था, ऐसा आप कह सकते हैं। तो उस चीज़ को सूफी मत जो है वो सुधारता है और सही चीज़ों को समाज के सामने लाता है ताकि वहाँ पर एक सकारात्मक परिवर्तन दिखाई दे। तो कहीं ना कहीं ये दोनों सही है। अगला है कि किस सिख गुरु की रचनाओं को अंतिम रूप से शामिल करके सिखों के धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें गुरु तेग बहादुर की जो रचनाएं हैं उनको अंतिम रूप से शामिल करके गुरु ग्रंथ साहिब में डाला गया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पर बता सकते हैं आप कि गुरु ग्रंथ साहब का जो संकलन है वो किसके द्वारा किया गया था, ये आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि गुरु ग्रंथ साहब में और भी लोगों का संकलन था, जैसे कबीर के द्वारा जो उपदेश दिया गया था उसके बारे में भी यहाँ पर है। बाबा फरीद का भी यहाँ पर उपदेश है, इसमें शामिल है। बाबा फरीद के अलावा जब आप आगे बढ़ेंगे रविदास, संत रविदास का भी यहाँ पर जो भी मतलब इनका भी रहा है उसको भी इसमें शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। मीरा के गुरु कौन थे? तो मीरा के गुरु जो थे वो थे रैदास। ठीक है, संत रैदास जो थे वो मीराबाई के गुरु थे, तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। हम्पी के भग्नावशेष की खोज किसने की थी? तो हम्पी के भग्नावशेष की खोज की थी कॉलिन मैकेंजी ने। ठीक है, कॉलिन मैकेंजी के द्वारा हम्पी के जो भग्नावशेष हैं उसकी खोज की गई थी, ध्यान रखिएगा। और ये हम्पी वही है जहाँ पर विजयनगर साम्राज्य हुआ करता था। तो यहाँ से विजयनगर साम्राज्य के बारे में काफ़ी जानकारियाँ मिलती है और ये यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में भी आता है, तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। कॉलिन मैकेंजी के द्वारा ये खोजा गया था। अगला है कृष्णदेव राय ने अपनी माँ के नाम पर किस नगर की स्थापना की? तो उनकी माँ का नाम नागला था, तो इस वजह से उन्हीं के नाम पर नागलपुरम नाम की एक शहर की स्थापना इन्होंने किया था और यहाँ पर एक मंदिर भी बनवाया था, नागलपुर मंदिर, तो उस चीज़ को याद रखिएगा। अगला है मुगल काल में किसानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही कथन आपको बताना है। पहला है कि मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर मुजारियान शब्द का इस्तेमाल करते थे। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि मुगल काल के जो भारतीय फारसी स्रोत हैं वहाँ पर किसानों को क्या कहते थे? ये लोग मुजरियान कहते थे। और 17वीं सदी के स्रोत दो किस्म के किसानों की चर्चा करते हैं, एक खुद कास्ट और एक पाही कास्ट। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, ये दो किस्म के किसानों की बात करते हैं, खुद कास्ट और पाही कास्ट। और पाही कास्ट वे थे जो खेतीहर मजदूर थे और जो दूसरे गाँव से ठेके पर खेती करने आते थे। तो ये सही है कि जो पाही कास्ट थे वो दूसरे खेतीहर मजदूर थे, दूसरे गांव से ठेके पर यहाँ पर खेती करने आते थे। और जबकि जो खुद कास्ट हैं ये अपनी ही, नाम से ही लग रहा है, ये अपने खेत पर ही क्या करते थे? खेती करते थे। तो ये अपना जो क्षेत्र होता था, अपना जो खेत होता था वहीं पर खेती करते थे। तो याद रखिएगा किसानों के लिए मुजरियान शब्द का यूज किया गया है। ऐसे आप रैयत, आप जानते हैं कि रैयत शब्द का यूज काफ़ी ज़्यादा मिला है, तो रैयत के अलावा मुजरियान का भी यूज हुआ है। और ये जो दोनों किसान हैं इनके बारे में भी याद रखिएगा। खुद कास्ट अपनी भूमि में करेंगे, जबकि पाही कास्ट जो है ये दूसरे गांव में जाएंगे, ठेके पर कृषि की भूमि लेंगे और वहां पर खेती करेंगे। अगला है कि मुगल कालीन ग्राम पंचायत के संदर्भ में आपको बताना है सही कथन। तो इसमें है कि सामान्यतः पंचायत में विभिन्न जातियों के लोग होते थे। तो ये बिल्कुल सही है कि पंचायतों में विभिन्न जातियों के लोग होते थे और साधारणतः इसमें बुजुर्ग होते थे। और अगला है कि सार्वजनिक कार्यों के लिए एक ग्राम कोष भी होता था। तो ये भी सही है कि सार्वजनिक कार्य के लिए वहाँ पर ग्राम कोष भी होता था। तो आप जानते ही हैं कि जो गांव के लोग हैं वहाँ पर क्या है, संपत्ति का उनका पुश्तैनी अधिकार है। तो जो भी पंचायत होता था इसमें सभी जाति के लोग पार्टिसिपेट करते थे। ठीक है, सभी जाति के लोग पार्टिसिपेट करते थे। और इसके अलावा इनका एक कोष होता था जिसमें ये लोग व्यक्तिगत रूप से योगदान देते थे। ठीक है, और उसमें रखा जाता था और आगे चल के जो भी समाज में कुछ छोटी छोटी जो खर्च होती थी, जैसे मान लीजिए कहीं पर बांध बनाना है या कहीं कोई विवाह का मामला आ गया, कोई गरीब व्यक्ति है, तो वहाँ पर ये लोग खर्च करते थे, या बाढ़ के समय में। आगे चलते हैं। असम में पायक कौन थे? तो याद रखिएगा असम में जो पायक थे वो जमीन के बदले सैनिक सेवा देने वाले लोगों को असम में पायक कहा जाता था। और ये अहोम जो साम्राज्य था उसी में ये चलते थे। ठीक है, अहोम साम्राज्य जो था
यहाँ पर ये पायकों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, तो इसको ध्यान रखिएगा। और अहोम राजाओं ने जंगली हाथी पकड़ने पर अपने एकाधिकार का भी ऐलान किया था। अहोम साम्राज्य के लोगों ने कहा था कि भाई जो जंगली हाथी है वो हमारे हैं, इनको हम पकड़ेंगे, ठीक है। तो जंगली हाथी पर एकाधिकार था। अगला है मुगलकालीन जो राजस्व कर है, इसके संबंध में आपको सही कथन बताना है। अगला है कि कर के लिए निर्धारित रकम को जमा कहा जाता था। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि कर के लिए जो फिक्स एक रकम होता था उसको जमा कहा जाता था। ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि टैक्स जो है फिक्स कर दिया गया है, अब किसान जो है वो क्या करेगा, उसको जमा करेगा, तो उस चीज़ को जमा ही कह दिया जाता था। और दूसरा है कि अमल गुजार राजस्व कर वसूलने का कार्य करता था। तो ये सही है कि अमल गुजार को ही ये काम दिया गया था। और अगला है कि खेतिहर नगद भुगतान द्वारा ही कर अदा कर सकते थे। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि खेतिहर नगद भुगतानी नगद के अलावा और भी उनके पास ऑप्शंस था। ऐसा जरूरी नहीं था कि वो नगद ही भुगतान करे, फसलों में भी भुगतान कर सकते थे। तो यही चीज़ है, याद रखिएगा कि जो रकम देते थे उसको जमा, और अमल गुजार ये टैक्स वसूलता था। और ज़रूरी नहीं है कि नगद में दें, इसके अलावा फसल के रूप में भी या वस्तु के रूप में भी ये दे सकते थे। आगे बढ़ते हैं। अगला है इस्तेमारी बंदोबस्त के संदर्भ में आपको कुछ प्रारंभिक दशकों में जमींदार अपनी राजस्व मांग को अदा करने में बराबर कोताही करते रहे। इसके कारणों के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि असत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें कहा गया है कि पहला कि प्रारंभिक मांगे बहुत ऊंची थी। तो ये बिल्कुल सही है कि जो इस्तेमारी बंदोबस्त था, इसी को स्थायी बंदोबस्त भी कहते हैं। तो ये जो स्थायी बंदोबस्त था, इसमें जो प्रारंभिक मांगे थी वो काफ़ी ज़्यादा उच्च थी, और कृषि की उपज की कीमतें काफ़ी ज़्यादा नीची थी। तो जो किसान थे वो नहीं चुका पाते थे। दोनों ही स्टेटमेंट सही है। और अगला है कि राजस्व का निर्धारण फसल की उपज के अनुसार बदलता था, और जिससे उन्हें सूर्यास्त कानून के तहत राजस्व चुकाने में कठिनाई होती थी। तो ये जो है स्टेटमेंट सी नंबर वो गलत हो जाता है, ठीक है। और अगला है कि जमींदार की शक्ति रैयत से राजस्व इकट्ठा करने और जमींदारी प्रबंधन करने तक सीमित थी। तो ये बिल्कुल सही है कि भाई वहाँ से रैयत से राजस्व इकट्ठा करना है और जमींदारी का प्रबंधन करना है। तो 3 स्टेटमेंट सही है, और जो तीसरा स्टेटमेंट है वो गलत है। तो पहला तो यही है कि भाई मांग उच्च था तो जमींदार नहीं वहाँ से वसूली कर पा रहे थे। इसके अलावा आगे चल के आप देखेंगे कि जब कीमतों में बढ़ोतरी होती है तो खेती का विस्तार होता है, फिर आय वृद्धि हो जाती है। तो कंपनी उस अपने जो वृद्धि वाला हिस्सा था, यानी मान लीजिए कि कंपनी ने 30% टैक्स रखा है, और अब क्या हुआ कि उपज जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया। अब ज़्यादा होने के बाद भी कंपनी का इतना ही रहेगा, लेकिन ज़मींदार अपने तरफ से ज़्यादा वसूल करते थे। तो ये चीज़ यहाँ पर है, और इसमें ध्यान रखिएगा कि उपज के आधार पर नहीं बदलता था। यहाँ पे कुछ चीज़ें जो थी वो राजस्व को फिक्स रखा गया था, तो उतना ही आपको देना है, और ठीक समय पर देना है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये बात है। अगर आप लेट करेंगे तो सूर्यास्त कानून के अंतर्गत वो आपका जो ज़मींदारी है वो जब्त कर ली जाएगी और आपको बेदखल कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कंपनी ने जमींदारों को नियंत्रित करने के लिए क्या क्या प्रयास किया था, अगला है। तो इसमें देखिए जमींदारों की सैन्य टुकड़ियों को भंग कर दिया गया था। तो ये बिल्कुल सही है। जमींदारों का जो सैन्य टुकड़ियां हैं उनको सैन्य टुकड़ी रखने से मना कर दिया गया था। सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया था, ये गलत है। स्थानीय न्याय और स्थानीय पुलिस की व्यवस्था करने की शक्ति छीन ली गई थी। तो ये भी सही स्टेटमेंट है। यानी जमींदारों के पास से जो सैन्य शक्तियाँ थी वो, या फिर पुलिस या न्याय की जो शक्तियाँ थी वो छीन ली गई थी, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास थी। बाकी चीज़ें उनको दी गई थी कि जैसा कि वो लगान वसूलें, इसके अलावा जमींदारी का प्रबंधन करें। तो इतना ही था इनके पास। सीमा शुल्क बढ़ाने का इनको अधिकार नहीं दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास है जोतदार किन्हें कहा जाता था। तो याद रखिएगा कि जो जोतदार होते थे वो धनी किसान वर्ग होते थे, यानी धनी किसान वर्ग को ही जोतदार कहा जाता था। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। और फ्रांसिस बुकानन जो है इसके बारे में वर्णन करता है। तो इसके बारे में वर्णन कौन कर रहा है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं कि फ्रांसिस बुकानन जो है इसके बारे में वर्णन कर रहा है। और ये बंगाल में जब वो जा रहा है सर्वेक्षण करने के लिए, तो वहाँ पर उसको काफ़ी ज़्यादा जोतदार दिख रहे हैं, तो उन्हीं को ये चीज़ कहा जा रहा है। आगे है कि ब्रिटिश अधिकारियों ने संथालों को जंगल महालों में बसने का निमंत्रण क्यों दिया। इसमें गलत कथन का आपको चयन करना है। तो पहला देखिए ये है कि संथाल स्थायी कृषि के लिए स्वेच्छा से सहमत थे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है सही है कि वो स्थायी कृषि के लिए स्वेच्छा से सहमत हो गए थे, तो इस वजह से दिया गया। अगला है कि पहाड़ियाँ जनजाति झूम खेती नहीं छोड़ना चाहती थी। तो ये भी स्टेटमेंट सही है कि पहाड़ियाँ जो जनजाति थी वो झूम कृषि नहीं छोड़ना चाहती थी। और अगला है कि संथालों से अंग्रेजों को अपेक्षाकृत अधिक राजस्व लाभ प्राप्त होता था। तो ये स्टेटमेंट भी सही है कि संथालों से अंग्रेजों को ज़्यादा राजस्व मिलता था। और अगला है कि संथाल अंग्रेजों के लिए वन संपदा सुरक्षित रखते हुए खेती कर सकते थे। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है, ठीक है,
कि वैसा नहीं है, क्योंकि अगर आप खेती कर रहे हैं तो वन संपदा कहीं ना कहीं उसका नुकसान होना ही होना है। तो ये चीज़ था, तो उसको ध्यान रखिएगा। और पहाड़िया लोग जो थे वो जंगल काटने के लिए हल को हाथ लगाने को तैयार ही नहीं थे। वो कहते थे कि हम जो है मतलब वो लोग धरती को पूजते थे, इस वजह से वहाँ पर हल का यूज वो लोग नहीं करना चाहते थे। वो कहते थे कि हम झूम कृषि ही करेंगे, हल का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि धरती जो है वो क्या है, वो हमारी माँ है और माँ के ऊपर हम हल नहीं चलाएंगे। तो ये चीज़ था, इसलिए ये स्टेटमेंट काफ़ी सही प्रतीत होता है। अगला है कि राजमहल की तलहटी में किस वर्ष एक काफ़ी बड़े इलाके को दामिने कोह के रूप में सीमांकित कर दिया गया। तो आपको याद होना चाहिए कि 1832 में जो राजमहल वाला एरिया है, जो कि फ़िलहाल झारखंड के क्षेत्र में है, तो उस एरिया को सीमांकित करके एक दामिने कोह इलाका बना दिया गया था। ठीक है, और वहाँ पर कुछ जो संथाल थे, संथालों को स्पेशली इन्हीं के लिए ये चीज़ बनाई गई थी, तो याद रखिएगा। अगला है पहाड़िया लोग खेती के अपने तरीके झूम को आगे सफलतापूर्वक क्यों नहीं चला सके। तो पहला स्टेटमेंट है कि संथालों के राजमहल की पहाड़ियों पर बसने के कारण। तो ये बिल्कुल सही है कि संथालों को राजमहल की पहाड़ियों पर बसा दिया गया, तो पहाड़ियों लोगों की जो झूम कृषि है उसमें काफ़ी परेशानी आई, और सर्वाधिक उर्वर ज़मीनें उनके लिए दुर्लभ हो जाने के कारण। तो ये भी सही है कि जो उर्वर ज़मीनें हैं धीरे धीरे कम होने लगी, तो इस वजह से भी वो झूम खेती को बरकरार नहीं रख पाए, यानी यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है परिसीमन कानून के संबंध में आपको बताना है सही कथन। तो इसे अंग्रेजों ने 1859 में रैयतों को ऋणदाताओं के शोषण से बचाने के लिए पारित किया था। तो ये स्टेटमेंट जो है वो सही है कि इसको 1859 में ये परिसीमन कानून लाया गया था। किस लिए? तो रैयतों को ऋणदाताओं के शोषण से बचाने के लिए लाया गया था। और इसमें कहा गया कि ऋणदाता और रैयत के बीच हस्ताक्षरित ऋण पत्र केवल 3 वर्षों के लिए ही मान्य होंगे। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये इसी वजह से लाया गया था कि जो साहूकार थे, जो ऋण देने के बाद काफ़ी ज़्यादा ब्याज वसूलते थे और काफ़ी लंबे समय तक ब्याज वसूलते थे और काफ़ी ज़्यादा शोषण करते थे, उस चीज़ को रोकने के लिए परिसीमन कानून जो है अंग्रेजों के द्वारा 1859 में लाया गया था। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाता है। और ये चीज़ कब लाया गया, तो इस चीज़ को आप ध्यान रख सकते हैं कि एक दक्कन दंगा आयोग बना था। दक्कन में इस चीज़ को लेकर दंगा हुआ था, तो दक्कन में एक दक्कन दंगा आयोग बनाया गया था। तो इसकी सिफारिशों में ये चीज़ें शामिल थी, तो उसके बाद इसको लाया गया था। अगला है दक्कन दंगा रिपोर्ट किस वर्ष ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश किया गया था। तो ये जो पेश किया गया था 1878 में पेश किया गया था। ठीक है, दक्कन दंगा रिपोर्ट कब पेश किया गया था? 1878 में पेश किया गया था। और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, नाम से ही लग रहा है कि जिस एरिया में दंगा हुआ था तो वहाँ पे जांच पड़ताल हुआ, वहाँ के किसानों को जो भी वहाँ की समस्याएं थी उसको लेकर ये रिपोर्ट पेश की गई थी। अगला है 1857 की क्रांति के समय छोटा नागपुर स्थित सिंहभूम में कोल आदिवासियों का नेतृत्व किसने किया था। तो कोल आदिवासियों का नेतृत्व किसने किया था? तो गोनू ने किया था। ठीक है, 1857 की क्रांति के समय छोटा नागपुर स्थित सिंहभूम में कोल आदिवासियों का नेतृत्व किसने किया? तो गोनू ने किया था। और आगे बढ़ते हैं। एक आप सुनते होंगे 1831-32 में जो कोल विद्रोह हुआ था वहाँ पर कौन था? तो वहाँ पर भगत बंधु या बुद्धू भगत को आप कह सकते हैं कि बुद्धू भगत थे। अगला है कि ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। इस कथन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके आपको सही कथन बताना है। तो ये गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में ही आकर गिरेगा, ये स्टेटमेंट कैनिंग का था, तो बिल्कुल गलत है। ये कथन था डलहौजी का। डलहौजी ने ये बात कही थी। और यह भारतीय साम्राज्य के संदर्भ में बोला गया था, तो ये भी गलत है। ठीक है, ये किसके बारे में बोला गया था? तो ये अवध रियासत के बारे में बोला गया था। और किसने बोला था? डलहौजी ने ये बोला था 1856 के आसपास में, यानी जब अवध को मिलाया जा रहा था ब्रिटिश साम्राज्य में, तब ये डलहौजी ने कहा था कि ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। अगला है सहायक संधि के संदर्भ में असत्य कथन पर आपको बताना है। तो सहायक संधि के बारे में अगर आप जानते हो तो आपको पता होगा कि पहला स्टेटमेंट है कि इसको लॉर्ड वेलेस्ली ने 98 में तैयार किया था। तो ये बिल्कुल सही है कि लॉर्ड वेलेस्ली ने ही तैयार किया था, 98 में तैयार किया था। अगला है कि अंग्रेज अपने सहयोगी की बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेंगे, ऐसा कहा था। तो ये भी सही है कि अंग्रेज ने कह दिया था कि भाई तुम्हारा बाहरी हो या आंतरिक हो, दोनों ही चुनौतियों से हम लोग बचाएंगे। और सहयोगी पक्ष के भू क्षेत्र में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी भी रखी जाएगी, तो ये चीज़ भी सही है, ये बोला गया था। अगला है कि सहयोगी पक्ष किसी और शासक के साथ संधि तो कर सकेगा, परंतु अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी युद्ध में हिस्सा नहीं लेगा। तो ये गलत है। यहाँ पर कहा गया था कि ना ही वो संधि करेगा और ना ही वो युद्ध में हिस्सा लेगा, तो ये दोनों ही गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देह से जान जा चुकी थी, शहर की काया बेजान थी, यह कथन किस संदर्भ में कहा गया? तो ये कथन जो कहा गया है वो कहा गया अवध के विलय के संबंध में।
ठीक है। और आप जानते हैं कि अवध का जो आखिरी नवाब थे वो कौन थे, तो वो थे वाजिद अली शाह। ठीक है, तो वाजिद अली शाह को यहाँ पे हटा दिया जाता है और आउटरम है एक, आउटरम की रिपोर्ट पर अवध को मिला लिया जाता है। किसके द्वारा, तो 1856 में, तो डलहौजी के द्वारा। और मिलाने के बाद ऐसा कहा जाता है कि देह से जान जा चुकी थी, शहर की काया बेजान थी। आगे बढ़ते हैं। एक मुश्त बंदोबस्त भू राजस्व व्यवस्था कब लागू किया गया था, तो एक मुश्त बंदोबस्त जो भू राजस्व व्यवस्था है वो 1856 में लागू किया गया था। ठीक है, और ये जो है बंदोबस्त इस मान्यता पर आधारित थी कि तालुकदार बिचौलिए थे जिनके पास जमीन का मालिकाना हक नहीं था, यानी बिचौलियों को ख़त्म करने के लिए कहीं ना कहीं इस चीज़ को लाया गया था, या तालुकदारों को ख़त्म करने के लिए इस चीज़ को लाया गया था। तालुकदार को बिचौलिया माना गया और तालुकदारों को समाप्त करने के लिए यह लाया गया था। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला है कि सत्य कथन पहचानना है कि शाहमल मध्य प्रदेश के बड़ौत परगना के बड़े गांव के रहने वाले थे। और दूसरा है कि मौलवी अहमदुल्ला शाह ने चिन्हाट के विख्यात संघर्ष में हिस्सा लिया था। तो इसमें जो पहला है कि शाहमल मध्य प्रदेश के बड़ौत परगना के एक बड़े गांव के रहने वाले थे, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। और दूसरा हो कि मौलवी अहमदुल्ला शाह ने चिन्हाट के विख्यात संघर्ष में हिस्सा लिया, तो ये सही है। तो ये शाहमल जो थे वो मध्य प्रदेश के ना होके कहाँ के थे, उत्तर प्रदेश का जो बड़ौत परगना था वहाँ के रहने वाले थे। और मौलवी अहमदुल्ला शाह ने चिन्हट के विख्यात संघर्ष में हिस्सा लिया था, तो ये स्टेटमेंट सही है। 1857 में 1857 की क्रांति से ये कहानी जुड़ा हुआ है। शाहमल यूपी के थे और इनका जो था 84 गाँव का ये हेड हुआ करते थे उस समय, वहाँ पे ऐसा कह सकते हैं। और जो अहमदुल्ला शाह हैं ये फैज़ाबाद जेल में बंद थे। 1857 की क्रांति में इनको फैज़ाबाद में रखा गया था और ये 22वीं नेटिव इन्फेंट्री के विद्रोहियों ने इनको अपना नेता चुना था। और उसके बाद ये चिन्हट में जाके लड़ाई करते हैं। तो याद रखिएगा 22वीं जो इन्फेंट्री थी उसने इनको नेता चुना और फिर ये जाके लड़ाई लड़ते हैं और जो हेनरी लॉरेंस है उसको हराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हेनरी लॉरेंस को हराएंगे कौन, तो मौलवी अहमदुल्ला शाह। और ये कहानी है 1857 की। आगे बढ़ते हैं। इसमें है कि निम्न घटनाओं के कार्यक्रम का निर्धारण आरोही क्रम में आपको करना है। तो आरोही क्रम में जब आप करने जाएंगे तो मिलेगा 4 1 2 3, यानी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पहले प्रेस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, उसके बाद फिर चंपारण होगा, चंपारण के बाद आप जानते हैं अहमदाबाद मिल होगा, फिर खेड़ा होगा। तो इस तरह से। अगला है महात्मा गांधी का जीवनी किस विदेशी लेखक ने लिखा था। तो महात्मा गांधी का जो जीवनी है वो किसने लिखा था, लुई फिशर ने लिखा था। याद रखिएगा, लुई फिशर ने इनकी जीवनी को लिखा था। आगे बढ़ते हैं। अगला है 1922 में गांधी जी को सजा सुनाने वाला जज कौन था। तो 1922 में जिसने इनको सजा सुनाया था उसका नाम था जस्टिस CN ब्रूमफील्ड। ठीक है, तो ब्रूमफील्ड इनको सुनाया था। और असहयोग आंदोलन में आप जानते हैं हजारों भारतीयों को जेल में डाला गया था, उसमें गांधी जी को भी मार्च 1922 में गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, तो मार्च 1922 में गिरफ्तार करके इनको जेल में डाल दिया गया था, जो बाद में ये 1924 में छूट भी जाते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला है 22 तक गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रवाद को एकदम परिवर्तित कर दिया। इस कथन के संदर्भ में आपको बताना है, इसमें असत्य कथन का चयन करना है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि सही पूछा जा रहा है या गलत पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे असत्य पूछा जा रहा है। तो इसमें पहला है कि गांधी जी के आगमन के पहले भारतीय राष्ट्रवाद का स्वरूप मध्यम वर्गीय था। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि भारतीय राष्ट्रवाद का स्वरूप इस समय में मध्यम वर्गीय था, यानी बहुत ज़्यादा लोग अवेयर नहीं थे लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग अवेयर हो चुके थे। अगला है कि महात्मा गांधी आम जन की तरह वेशभूषा धारण करते थे जिसके कारण राष्ट्रवाद का स्वरूप व्यापक हुआ। तो ये बिल्कुल सही है कि महात्मा गांधी ने जब कोट पैंट को त्याग कर जब धोती को अपनाया, तो धोती को अपनाने के बाद क्या हुआ कि काफ़ी लोग इससे जुड़े और सभी लोगों को पता चला कि ये जो आज़ादी की लड़ाई है जो गांधी जी लड़ रहे हैं वो हमारे लिए लड़ रहे हैं, यानी हमारे देश के लिए लड़ रहे हैं और इसमें हमारा भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। अगला है कि पारंपरिक जाति व्यवस्था में प्रचलित मानसिक श्रम और शारीरिक श्रम की दीवार को तोड़ने में गांधी जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट सही है, यानी उपरोक्त में से यहाँ पर कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जाति व्यवस्था पे गांधी जी प्रहार करते हैं और वो जो दलित वर्ग है उसको हरिजन नाम देते हैं। हरिजन, हरि का जन कहते हैं, ताकि जो भेदभाव है उसको कम किया जा सके, वो कम हो सके। इसके अलावा भी और बहुत सारा प्रयास ये करते हैं। अगला है 1929 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के संदर्भ में आपको बताना है। यह अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लखनऊ में किया गया था। तो आप जानते हैं कि ये स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा, असत्य ही पहचानना है। तो ये गलत है, लखनऊ में ना होकर ये कहाँ हुआ था, लाहौर में हुआ था।
और अगला है इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो इस पर हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, पीछे भी कर चुके हैं। अगला है दांडी यात्रा के संदर्भ में आपको बताना है, इसमें भी गलत बताना है। तो इसमें पहला है कि इस यात्रा को यूरोप और अमेरिकी प्रेस ने व्यापक कवरेज दी थी, तो इसका ये जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है। दूसरा है यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें औरतों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, तो ये भी गलत है, क्योंकि इससे पहले जो असहयोग हुआ था इसमें महिलाओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। ठीक है, तो ये पहली नहीं थी, असहयोग में पहले ही महिलाएं शामिल हो चुकी थी, तो दांडी यात्रा पहली नहीं थी। इसके अलावा यूरोप और अमेरिका प्रेस ने इस यात्रा की कवरेज दी, तो यहाँ पे असत्य पूछा जा रहा है, तो ये पहला जो है वो सही है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट जो है सही है, सॉरी। और दूसरा जो है इसमें पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें औरतों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, तो इसको असत्य आप मान सकते हैं, क्योंकि असहयोग में भी औरतों ने भाग लिया, लेकिन ये भी सच है कि दांडी यात्रा में जो महिलाओं की संख्या थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिबेटेबल हो जाता है कि यहाँ पर ये भी मान सकते हैं कि ना तो एक ना ही दो, या फिर आप असत्य की बात कर रहे हैं तो केवल दो भी यहाँ पर कह सकते हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ऐसे तो यूरोप और अमेरिकी प्रेस ने व्यापक कवरेज दी, ये सही है, मैंने उस समय में गलत बोल दिया, सॉरी। और ये जो दूसरा स्टेटमेंट है यहाँ पर अगर सहयोग के दृष्टिकोण से देखें तो महिलाओं की संख्या लगभग उतना ही नज़र आती है, लेकिन अगर एनसीईआरटी के दृष्टिकोण से देखें तो वो कह रहा है कि औरतों की संख्या इसमें ज़्यादा थी, तो चलिए हम लोग ना तो एक ना ही दो मान लेते हैं, यानी दोनों को सही मान लेते हैं। अगला है दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष लंदन में आयोजित किया गया था। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में कब हुआ था, तो ये हुआ था 1931 में। ठीक है, 30 में पहला, 31 में दूसरा और 32 में तीसरा। अगला है 1937 में जो प्रांतीय चुनाव है, इसके संदर्भ में आपको कथनों पर विचार करना है और सही बताना है। तो इसमें पहला है कि ये चुनाव 1935 में नए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सीमित प्रतिनिधिक शासन व्यवस्था की घोषणा के आधार पर हुए थे, तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है कि ये जो चुनाव है 1935 के एक्ट के अंतर्गत ही हुए थे। और अगला है कि वयस्क मताधिकार के आधार पर हुए चुनाव में कांग्रेस को 11 में से 8 प्रांतों में सफलता मिली थी, तो वयस्क मताधिकार के आधार पर यहाँ पर चुनाव नहीं हुआ था, इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत है। 11 में से 8 में मिली थी, ये सही है। यहाँ पर वयस्क मताधिकार के जगह पर क्या हो जाएगा, सीमित मताधिकार यहाँ पर था। ठीक है, सभी लोगों को मताधिकार नहीं था, सीमित लोगों को ही मताधिकार था, इसलिए दूसरा गलत हो जाएगा, पहला यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है क्रिप्स मिशन के संबंध में आपको बताना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें भी सही बताना है। अगला 1942 में चर्चिल ने भारत को युद्ध में शामिल करने के लिए अपने एक मंत्री क्रिप्स को भारत भेजा था, तो आप जानते हैं कि ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है कि भारत को युद्ध में शामिल करने के लिए एक मंत्री स्टैफोर्ड क्रिप्स को नहीं भेजा था। और अगला है कि कांग्रेस की मांग थी कि वायसराय को सबसे पहले अपनी कार्यकारी परिषद में किसी भारतीयों को एक रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए, तो ये जो स्टेटमेंट है वो सही है कि कांग्रेस की मांग थी कि एक वायसराय के कार्यकारी परिषद में रक्षा सदस्य भी होना चाहिए था। और इसमें पहला जो है 1942 में चर्चिल ने भारत को युद्ध में शामिल करने के लिए क्रिप्स को भेजा था, तो ये गलत है। ठीक है, तो मतलब ये अगर देखा जाए तो आया तो उसी कारण से था, लेकिन मेन इसका पर्पस क्या था, तो एक समझौता था कि जो कांग्रेस है उसके साथ एक समझौता करना और समझौता के बाद इस चीज़ को अप्लाई किया जाना, तो यहाँ पर समझौता एक मेन मुद्दा था। आगे बढ़ते हैं कि जिन्ना ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस को किस दिन निर्धारित किया था। तो आप जानते होंगे कि जिन्ना ने जो निर्धारित किया था वो था 16 अगस्त 1946। 16 अगस्त 1946 को इसने प्रत्यक्ष जो कार्यवाही दिवस है ये मनाया था, और इसमें काफ़ी ज़्यादा हिंसा हुई थी बंगाल के क्षेत्र में, यूपी के क्षेत्र में, बिहार के क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं, जवाहरलाल नेहरू तथा संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, सही कथन बताना है। 13 दिसंबर 46 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, तो क्या ये सही है, तो बिल्कुल सही है। 13 दिसंबर 46 को ये रखा गया था और आगे चल के 22 जनवरी 1947 को ये पास हो गया था। ठीक है, और नेक्स्ट, नेहरू ने ही तिरंगे झंडे का प्रस्ताव पेश किया था, तो दूसरा भी स्टेटमेंट सही है कि नेहरू जी ने ही इस प्रस्ताव को भी पेश किया था और बाद में झंडे को अपना लिया गया था। कब इस तिरंगे झंडे को अपनाया गया है, अगर आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो याद रखिएगा भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। ठीक है, BN राव थे। इसके अलावा दूसरे जो थे इसमें SN मुखर्जी को माना जाता है, तो पहले BN राव, दूसरे आप कह सकते हैं SN मुखर्जी। आगे बात करते हैं, अगला है कि भारत सरकार जो अंतरिम थी उसमें मुख्य योजनाकार कौन थे। तो अंतरिम जो था वहाँ पे SN मुखर्जी थे। ठीक है, तो याद रखिएगा भारत सरकार का जो अंतरिम सरकार था उसमें मुख्य योजनाकार कौन थे, तो ये थे
एस.एन. मुखर्जी। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है कथनों पर विचार करके सत्य बताना है। संविधान के मसौदे में विषय की 3 सूचियां बनाई गई, केंद्रीय, राज्य और समवर्ती। तो आप जानते हैं कि ये स्टेटमेंट सही है, 3 सूचियां अभी भी हैं, उस समय भी थी। खनिज पदार्थों के विषय को राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया था, तो ये गलत है। अभी भी खनिज जो है वो कहीं ना कहीं केंद्र सूची में ही शामिल है और उस समय भी केंद्र सूची का ही हिस्सा हुआ करता था। अगला, अनुच्छेद 356 में गवर्नर्स की सिफारिश पर केंद्र सरकार को राज्य सरकार के सारे अधिकार अपने हाथ में लेने का अधिकार था, तो ये अभी भी है और उस समय भी था। तो 1 और 3 जो है वो स्टेटमेंट सही हो जाता है, तो इसमें डिटेल में जाने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। अगला है, संविधान में वर्णित कर व्यवस्था के संबंध में आपको बताना है और सही कथन का चयन करना है। तो संविधान में जो कर व्यवस्था का वर्णन है उसमें पहला स्टेटमेंट देखें तो आयकर और आबकारी शुल्क में होने वाली आय राज्य और केंद्र सरकारों के बीच बांट दी जाती है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि आयकर और आबकारी शुल्क में जो भी आय होती है वो राज्य और केंद्र में बढ़ जाती है। वही जो संपत्ति कर और बिक्री कर है ये राज्य सरकारों को दे दिया जाता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। अगला आ जाते हैं, तो अंबेडकर शक्तियों का केंद्र और प्रांतों में बराबर विभाजन चाहते थे। ठीक है, तो शक्तियों का ये चाहते थे कि शक्तियों का पृथक्करण हो, यानी केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का बराबर विभाजन हो। क्या ये सही है? तो ये गलत है। ठीक है, अगला है कि ज़्यादातर राष्ट्रवादी शक्तिशाली तथा एकीकृत केंद्र के पक्ष में थे। तो ये दूसरा जो है वो स्टेटमेंट सही हो जाता है कि ज़्यादातर जो राष्ट्रवादी थे वो शक्तिशाली और एकीकृत केंद्र के पक्ष में थे। और यहाँ पर अम्बेडकर ने कहा था कि एक शक्तिशाली और एकीकृत केंद्र चाहिए, तो वहाँ पर अम्बेडकर ने प्रांतों को शक्ति देने की बात नहीं की थी। उन्होंने कहा था कि सारी शक्ति किसके पास हो? केंद्र के पास होनी चाहिए, यानी केंद्र को पावरफुल बनाने का लेकर अम्बेडकर जी आगे बढ़े थे। अगला है कि अंतरिम सरकार की आखिरी बैठक किस दिन होती थी? तो याद रखिएगा 16 जुलाई 1947 को जो अंतरिम सरकार है इसकी आखिरी बैठक होती है, 16 जुलाई 1947। अगला है, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय होम रूल आंदोलन के बाद राष्ट्रीय पटल पर उभर कर आए। तो ये जो स्टेटमेंट है पहला वाला वो गलत हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि लाल बाल पाल पहले से ही उभरे हुए नेता थे, फेमस नेता थे। ये 1907 में यानी स्वदेशी आंदोलन के बाद से ही इन लोगों का नाम काफ़ी आगे आ रहा था। अगला है कि इन्होंने खुलकर उदारवादियों का विरोध किया। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यानी केवल 2 यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारे पास जो है ये है उदारवादियों के संबंध में कि ये क्रमिक व लगातार प्रयास करते रहने के विचार का हिमायती थे और मोहम्मद अली जिन्ना एक उदारवादी नेता थे। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है कि जो उदारवादी थे वो चाहते थे क्रमिक और लगातार प्रयास करते रहें, संवैधानिक प्रयास करते रहें, तो ये सही है। और मोहम्मद अली जिन्ना भी उदारवादी नेता थे, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। कैबिनेट मिशन के संदर्भ में अगर बात करें तो कैबिनेट मिशन ने ऐसी संघीय व्यवस्था का प्रस्ताव रखा जिसमें भारत के भीतर विभिन्न प्रांतों को सीमित स्वायत्तता दी जा सकती थी। तो ये स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाता है। और दूसरा है कि कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने ही इसे स्वीकार किया। तो आप जानते हैं कैबिनेट मिशन को शुरुआत में दोनों ने ही अस्वीकार कर दिया था, बाद में इसको अपना लिया जाता है। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन ने ऐसी संघीय व्यवस्था का प्रस्ताव रखा जिसमें भारत के भीतर विभिन्न प्रांतों को सीमित स्वायत्तता दी जा सकती थी। तो इसी को लेकर यहाँ पर मतभेद था, बाद में इसमें संशोधन किया गया, तब जाकर इस चीज़ को स्वीकार किया गया। अगला है, ट्रेल ऑफ टीयर्स का संबंध निम्नलिखित में से किस घटना से है? तो ट्रेल ऑफ टीयर्स जो है ये है अमेरिकी मूल के जो निवासी थे उनका जबरन विस्थापन किया जा रहा है, इस चीज़ से रिलेटेड है ट्रेल ऑफ टीयर्स, यानी आंसुओं की पगडंडी। इसमें हजारों अमेरिकी मूल के वासियों को बाहर निकाल दिया गया था 1838 के आसपास में, तो उसी चीज़ को लेकर ये था। अगला, 18वीं सदी के यूरोप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इसमें सत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें पहला है कि पश्चिमी यूरोप के लोग सभ्य मनुष्य की पहचान साक्षरता, संगठित धर्म और शहरीपन के आधार पर ही करते थे। तो ये बिल्कुल सही है कि पश्चिमी यूरोप के जो भी लोग थे वो सभ्य मनुष्य उसी को मानते थे जो पढ़ा लिखा हो और जो मतलब संगठित जिनका धर्म हो और थोड़ा सा शहरीपन हो। ये चीज़ बिल्कुल सही है। दूसरा है कि ब्रिटिश दर्शन शास्त्री जियां जैक रूसो सभ्यता के इस मापदंड को विकृत मानते थे। तो दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। ठीक है, दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है, पहला जो स्टेटमेंट है वो सही हो जाता है, यानी रूसो जो थे वो ऊपर वाले का ही सपोर्ट करते थे। ठीक है, ऊपर वाला का ही स्टेटमेंट का सपोर्ट करते थे। अगला है कि ब्रिटेन ने अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी। तो आप जानते होंगे कि ब्रिटेन ने 1781 में मान्यता दी थी, हालांकि अमेरिका जो है पहले ही इससे आज़ाद हो जाता है। अगला है, अमेरिका में दास प्रथा के संबंध में कथनों पर विचार करके आपको सही बताना है। तो इसमें पहला है कि दक्षिणी राज्यों ने दास प्रथा का विरोध किया क्योंकि उनका अर्थतंत्र दासों पर नहीं टिका हुआ था। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाता है। दक्षिणी राज्यों ने दास प्रथा का विरोध किया
क्योंकि उनका अर्थतंत्र जो था दासों पर नहीं टिका हुआ था, ये गलत है। और अगला है कि दास प्रथा समाप्त करने के मुद्दे पर उत्तरी और दक्षिणी राज्यों में गृह युद्ध आरंभ हुआ था। तो ये स्टेटमेंट सही है कि दास प्रथा की समाप्ति को लेकर ही दोनों के मध्य युद्ध जो है हुआ था। और यहाँ पर अगर हम लोग दक्षिणी राज्यों की बात करें कि इन्होंने क्यों इस चीज़ को ख़त्म करने पर, तो दास प्रथा जो था वो अमानवीय था, इस वजह से इसको ख़त्म करने की बात की, न कि वहाँ पर दास प्रथा पर टिका हुआ नहीं था उनका अर्थतंत्र, ये चीज़ नहीं था। मतलब इस चीज़ ये दास प्रथा जो था वो अमानवीय था, इस वजह से इसको रोका गया था। अगला है मेटिसों का विद्रोह किस देश में हुआ था, तो इसको ध्यान रखना है। मेटिसों का जो विद्रोह है वो कनाडा में हुआ था, ठीक है। और यूरोपीय मूल निवासियों को ये कहा जाता था। मेटिस किसको कहा जाता था, तो ये यूरोप के जो मूल निवासी थे उनको कहा जाता था, ठीक है। यूरोप के मूल निवासी मेटिस कहलाते थे। अगला है अमेरिकी मूल निवासियों के लिए किए गए संवैधानिक प्रावधानों के बारे में आपको बताना है, इसमें सही कथन क्या है। तो अमेरिकी जो मूल के निवासी हैं उनके लिए 1934 का इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसके द्वारा रिजर्वेशंस में मूल निवासियों को ज़मीन खरीदने और ऋण लेने का अधिकार हासिल हुआ, तो ये सही है। 1934 का इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था जिसमें यह अधिकार दिया गया था। और 1954 में अनेक मूल निवासियों ने अपने द्वारा तैयार किए गए डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स में इस शर्त के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता स्वीकार की कि उनके रिजर्वेशंस वापस नहीं लिए जाएंगे और उनकी परंपराओं में दखलंदाजी नहीं होगी। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है कि इसमें यह चीज़ हुआ था। आगे है ऑस्ट्रेलियाई बस्तियों को स्वशासन का अधिकार किस वर्ष मिला था, तो ऑस्ट्रेलियाई बस्तियों को स्वशासन का अधिकार 1850 में मिल गया था। अगला है कि ब्रिटिश सरकार हमेशा से ऑस्ट्रेलिया की ज़मीन को टेरा न्यूक्लियस कहती आई थी। टेरा न्यूक्लियस का अर्थ क्या है, तो याद रखिएगा कि जो टेरा न्यूक्लियस है उसका अर्थ ये है कि जो किसी की नहीं है, ठीक है। जो किसी की नहीं है उसको हम लोग क्या कहेंगे, टेरा न्यूक्लियस। जो ज़मीन किसी का भी नहीं है वो टेरा न्यूक्लियस। पहला अफीम युद्ध कब हुआ था, तो पहला अफीम युद्ध 1839 में हुआ था, ठीक है। तो अब जानते हैं कि ये चीज़ कहाँ हुआ था, तो ये चीन के क्षेत्र में ये युद्ध हुआ था, पहला अफीम युद्ध। और क्विंग राजवंश था वो इस समय में कमज़ोर हो गया था काफ़ी ज़्यादा, तो चीन में हुआ था 1839 में। चीन की साम्यवादी पार्टी की स्थापना से रिलेटेड क्वेश्चन है, सत्य कथन पहचानना है। इसमें पहला है कि इसकी स्थापना 20 में रूसी क्रांति के कुछ समय बाद हुई थी, तो ये जो है गलत हो जाता है। और दूसरा है कि माओ त्से तुंग ने क्रांति के कार्यक्रमों को किसानों पर आधारित करते हुए रूस से एक अलग रास्ता चुना था, तो दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाता है कि माओ त्से तुंग इसका नेता था और क्रांति के कार्यक्रम को किसानों पर इसने आधारित कर दिया था और रूस से एक अलग रास्ता इसने चुना था। और ये जो साम्यवादी पार्टी है ये 1921 में स्थापित हुई थी, ना कि 20 में। तो रूस क्रांति के बाद हुई थी ये तो सही है, लेकिन 20 में ना होके ये 21 में हुई थी, इस चीज़ को याद रखिएगा। इसके अलावा लेनिन और ट्राटस्की जैसे नेताओं ने 18 में कैमिंटन या तृतीय अंतर्राष्ट्रीय का गठन किया था, तो ये भी याद रखिएगा कि 1918 में कैमिंटन नाम की एक पार्टी का भी गठन हुआ था। कौन किया था, तो ये लेनिन ने किया था। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, लेनिन के द्वारा ये किया गया था। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला हो जाता है गलत, क्योंकि 1921 में चीन की साम्यवादी पार्टी बनी थी। अगला है पीपल्स कम्यून्स के संदर्भ में आपको बताना है सही कथन क्या है। तो ये जो पीपल कम्यून्स है इसके बारे में अगर बात करें तो इसमें पहला है कि यह चीन में औद्योगिकरण की गति तेज करने के लिए उत्पादन में लोगों का सामूहिक प्रयास था, तो ये सही है, ठीक है। चीन औद्योगिकरण में इसीलिए आगे है क्योंकि उसने लोगों का सामूहिक प्रयास इस चीज़ को लिया था और प्रयास कृषि क्षेत्र में भी किया गया था, तो ये भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही। 1958 के बाद चीन जो है औद्योगिकरण के क्षेत्र में इसीलिए आगे बढ़ा क्योंकि वो हर क्षेत्र में सामूहिक प्रयास को यानी लोगों को जोड़कर आगे बढ़ने का काम किया और इसी वजह से आज चीन इतना आगे है। अगला है 1960 की अप्रैल क्रांति किस देश से संबंधित थी, तो ये जो अप्रैल क्रांति है ये दक्षिण कोरिया से संबंधित है और दक्षिण कोरिया के पहले राष्ट्रपति हैं सिंगमैन री, ठीक है। तो इनका नाम है सिंगमैन, तो सिंगमैन कर लीजिए। तो सिंगमैन री जो है इन्होंने ही इस आंदोलन को आगे बढ़ाया था और ये चुनाव में धांधली के खिलाफ इसको लाया गया था। क्यों लाया गया था, तो चुनाव में जो गड़बड़ी हुई थी, धांधली हुई थी, तो चुनाव में धांधली को लेकर इसको लाया गया था। अगला है अखिल भारतीय अभियान, यहाँ से हमारा करंट अफेयर्स शुरू हो गया है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि जो पीछे मैंने डिस्कस किया था उससे आपको काफ़ी फायदा भी हुआ होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अखिल भारतीय अभियान है हमारा संविधान हमारा सम्मान, उद्घाटन किसने किया है, तो याद रखिएगा जगदीप धनखड़ ने इसको किया है और इसको शुरुआत इसीलिए किया गया है ताकि संविधान के बारे में जो लोग हैं जागरूक हों, ठीक है। इसके अलावा न्याय सेतु भी एक लॉन्च किया गया है, न्याय सेतु। इसके अलावा कानून और न्याय मंत्रालय जो है उसके अंतर्गत न्याय विभाग द्वारा इसको चलाया जा रहा है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि जो कानून का जो न्याय विभाग है कानून मंत्रालय के अंतर्गत
वही इसका संचालन कर रहा है ताकि संविधान के बारे में लोगों को जागरूक किया जा सके। अगला है अयोध्या राम मंदिर से संबंधित, इसमें आपको पहचानना है सही उत्तर। तो निर्माण वास्तुकला की नागर शैली में हुई थी, तो उत्तर भारत में है तो आप समझ सकते हैं नागर शैली में ही होगी। दूसरा है कि बंसी पहाड़पुर गुलाबी बलुआ पत्थर का उपयोग जड़ाई कार्य के लिए किया जाता है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है। तीसरा है कि निर्माण में लोहे का उपयोग नहीं किया गया है, तो ये बिल्कुल सही है कि लोहे का उपयोग इसमें नहीं है। और मंदिर में कुल 5 मंडप हैं, तो ये भी सही है कि मंदिर में कुल 5 मंडप है। अब सवाल है कि जड़ाई का काम के लिए इसमें किसका यूज किया गया है, तो इसमें मकराना संगमरमर आया है, ठीक है। तो क्या किस चीज़ का यूज किया गया है, तो याद रखिएगा संगमरमर का इसमें यूज किया गया, ठीक है, संगमरमर का यूज किया गया है। और इसमें स्टील और लोहे का जो यूज है वो किया गया है, मतलब लोहे की जगह पर आप कह सकते हैं स्टील का यूज ज़्यादा होगा, ठीक है, ताकि जंग वंग से इसको बचाया जा सके। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किस 2 महत्वपूर्ण जल निकायों पर फ्रांस की तटरेखाएं हैं, तो फ्रांस की तटरेखा जो है अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर, ठीक है, ये दोनों से शेयर करती है, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश यानी एफपीआई के संदर्भ में बताना है कि किसी विदेशी देश की वास्तविक संपत्तियों और व्यवसायों में निवेश है, जैसे कि कारखाने, भूमि, बुनियादी ढांचा परियोजनाएं, जबकि एफडीआई जो है किसी विदेशी देश की वित्तीय परिसंपत्तियों जैसे कि स्टॉक, बॉन्ड और म्यूचुअल फंड में निवेश है। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है, क्योंकि ये उल्टा दिया हुआ है। यानी जब आप किसी देश के स्टॉक, बॉन्ड और म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो वो एफपीआई के अंतर्गत होता है, जबकि अगर किसी बुनियादी ढांचा में यानी कि कारखाना या भूमि में निवेश करते हैं तो वो एफडीआई के अंतर्गत होता है, तो उल्टा दिया हुआ इस वजह से गलत है। इसमें दूसरा स्टेटमेंट है कि एफपीआई को निवेश का एक निष्क्रिय रूप माना जाता है, जबकि एफडीआई को निवेश का सक्रिय और दीर्घकालिक रूप माना जाता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और तीसरा है कि एफपीआई में एफडीआई की तुलना में अधिक अस्थिरता और जोखिम शामिल है, तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि एफपीआई जो है वो कहाँ पर इन्वेस्ट हो रहा है, तो वो शेयर बाजार में हो रहा है, म्यूचुअल फंड्स में हो रहा है, तो उसमें जोखिम ज़्यादा है, जबकि एफडीआई चूँकि बुनियादी परियोजनाओं में खर्च हो रहा है, इस वजह से यहाँ पर जोखिम जो है वो कम है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 2-3 सही हो जाएगा। अगला है एंड टू एंड इनक्रिप्शन के संदर्भ में आपको बताना है, तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए पहला स्टेटमेंट है कि E2E यानी एंड टू एंड इनक्रिप्शन जो है मुख्य सिद्धांत प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक डेटा को इनक्रिप्ट करना है, जिससे यह किसी और के लिए पहुंच योग्य ना हो। यानी जिसको आप भेज रहे हैं, यानी जैसे मैं हूं तो मैं आपको मैसेज कर रहा हूं, तो मेरे और आपके बीच में कोई नहीं होगा, यही है एंड टू एंड इनक्रिप्शन। तो ये पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। और दूसरा है कि व्हाट्सएप जैसे इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप उपयोगकर्ता संदेशों को सुरक्षित करने के लिए E2E का उपयोग करते हैं, तो बिल्कुल करते हैं। आप जब मैसेज करेंगे किसी को तो वहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देगा एंड टू एंड एन्क्रिप्शन। अगला है उपयोगकर्ताओं के लिए E2E एन्क्रिप्शन का प्राथमिक लाभ तेज डेटा ट्रांसमिशन गति है, तो ये बिल्कुल गलत है। ये सिक्योरिटी के लिए है, ना कि तेज गति से डेटा ट्रांसफर के लिए है, यानी 1 और 2 यहाँ पे सही है। अगला है कि वाइब्रेंट इंडिया के लिए पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड योजना के संदर्भ में आपको बताना है सही कथन कौन सा है। तो ये पहला है इसमें कि अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी, आर्थिक रूप से यानी ईबीसी और विमुक्त घुमंतु यानी डीएनटी के छात्रों के लिए एक छात्रवृत्ति योजना है, तो पहला स्टेटमेंट हो जाता है सही। वाइब्रेंट इंडिया जो है इन्हीं लोगों के लिए है। और इसमें दूसरा है कि कक्षा 9 और कक्षा 11 में पढ़ने वाले छात्र ही इस छात्रवृत्ति के पात्र हैं, तो ये भी सही है, 9 और 11। और अगला है कि यह योजना शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया है, तो ये जो है वो गलत हो जाता है। ये शिक्षा मंत्रालय ने ना ला के किसने लाया है, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा लाया गया। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के संदर्भ में अगर आप देखें तो ये किस लिए है, तो ये है छत पर लगे सोलर पैनलों के विकास के लिए। तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना शुरू हुआ है, टारगेट रखा गया कि 1 करोड़ घरों के ऊपर ये लगाया जाएगा। अगला है कि बैडमिंटन में हाल ही में इंडिया ओपन 2024 महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है ताई जू जिंग ने। तो इंडिया ओपन याद रखिएगा ताई जू जिंग ने जीता है, और ये चाइना की प्लेयर हैं, ठीक है, चाइना की प्लेयर हैं, और इन्होंने ही इसको जीत लिया है इस बार का। और ये जो इंडिया ओपन हुआ था ये दिल्ली में ही हुआ था, इसी वजह से इसको याद रखना जरूरी है। इसका आयोजन दिल्ली में हुआ था, ताइजू जिंग ने जीता है। अगला है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है, तो सूचना प्रौद्योगिकी में सहयोग के लिए ओमान के साथ समझौता हुआ है, ओमान के साथ, याद रखिएगा। अगला है कि जननायक के रूप में किसको जाना जाता है, तो याद रखिएगा कर्पूरी ठाकुर को जननायक के रूप में जाना जाता है, जबकि लोक नायक के रूप में किसको जाना जाता है ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगला है भारत रत्न पुरस्कार के संदर्भ में सही कथन बताना है।
इसमें पहला है कि यह मानव प्रयास के लिए किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा के लिए दिया जाता है, तो याद रखिएगा कि यह सही है। किसी भी क्षेत्र में अगर आप असाधारण सेवा करते हैं तो ये मिल सकता है। और अगला है कि यह देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, तो ये भी सही है, आप जानते हैं। और पुरस्कार में 5 लाख रुपए का आर्थिक अनुदान मिलता है, तो ये गलत हो जाता है। अगला है कि संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अनुसार पुरस्कार का उपयोग प्राप्तकर्ता के नाम के उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं किया जाएगा। यानी आप कहीं भी अपने नाम के आगे भारत रत्न नहीं लिखेंगे। जैसे भारत रत्न सचिन तेंदुलकर या सचिन तेंदुलकर पीछे लगा दें आप भारत रत्न, तो ये आप यूज नहीं करेंगे। तो चौथा नंबर भी सही है, 18(1) का अनुच्छेद ये कहता है। तीसरा नंबर इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर जो पैसे की बात है, इसमें कोई भी पैसा नहीं दिया जाता है, 1 भी रुपये किसी को नहीं मिलता है। अगला है 92, जल जीवन मिशन के संदर्भ में आपको बताना है सही कथन क्या है। तो जल जीवन मिशन के संदर्भ में अगर पहला कथन देखें तो इसमें यह है कि प्राथमिक लक्ष्य भारत के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना। तो पहला बिल्कुल सही है। दूसरा है कि उद्देश्य सभी ग्रामीण समुदायों के लिए केंद्रीकृत जल उपचार संयंत्र करना, तो ये गलत है। जल उपचार के बारे में इसमें कोई प्रावधान नहीं है। और जल प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करना, तो ये सही है कि सामुदायिक भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए ही इसको आगे बढ़ाया जाएगा। और 2024 तक टारगेट है कि हर घर नल लग जाना चाहिए। अगला है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये इस बार जीता है जैनिक सिनर ने। तो याद रखिएगा जैनिक सिनर ने इस बार जीता है और इन्होंने डेनियल मेदवेदेव को हराया है। आगे है डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव, ये एक शुरू हुआ है DLI। तो इस योजना के बारे में आपको सही कथन बताना है। तो DLI के बारे में इसमें पहला है कि इसका उद्देश्य स्टार्टअप और MSME के लिए सेमीकंडक्टर डिज़ाइन बुनियादी ढांचे तक पहुंच को मजबूत करना, सुविधाजनक बनाना है। तो ये पहला सही है। दूसरा है एम्बेडेड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, सामग्री विज्ञान अनुसंधान, अर्धचालक उपकरण विनिर्माण DLI योजना के तहत वित्तीय प्रोत्साहन के लिए पात्र हैं, तो ये गलत है। और सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट की स्थापना के लिए फंडिंग भी देता है, तो ये भी गलत है। केवल पहला सही है। तो इसमें घरेलू कंपनियां, स्टार्टअप और जो MSMEs है वो आएंगे और विशेष रूप से ये सेमीकंडक्टर डिज़ाइन पर ही है, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उन्हीं को ये मिलेगा। और इसमें सेमीकंडक्टर जो फैब्रिकेशन प्लांट है इसकी स्थापना के लिए फंडिंग की बात नहीं की गई है, तो ये यहाँ पर गलत है। और दूसरा भी गलत हो जाता है, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन की बात नहीं है, सेमीकंडक्टर से ही रिलेटेड ये हो जाता है। अगला है अयोध्या राम मंदिर के जो वास्तुकार हैं वो कौन है। तो इनका नाम आपको याद रखना है, चंद्रकांत सोमपुरा नाम है इनका, और यही हैं इसके वास्तुकार। इसके अलावा कहा जाता है कि इनके बारे में कि ये सोमनाथ मंदिर का भी डिज़ाइन कर चुके हैं। इसके अलावा मुंबई में एक स्वामी नारायण मंदिर है, तो उसका भी डिज़ाइन कर चुके हैं। इसमें सोमनाथ मंदिर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका भी डिज़ाइन गुजरात वाला इन्होंने ही किया था। कोलकाता में बिरला मंदिर है, गुजरात में अक्षरधाम मंदिर है, कई मंदिरों का इन्होंने वास्तुकला किया है। अगला है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया है। तो ये किया गया है हरियाणा में, ठीक है। याद रखिएगा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव हरियाणा में इस बार किया गया है और मुख्यमंत्री वहाँ के मनोहर लाल खट्टर थे, ठीक है, उस समय में, तो उसी टाइम में ये हुआ था। अगला है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन हैं जो इस समय भारत के दौरे पर हैं। तो ये थे डेनिस फ्रांसिस जो थे 78वें जो अध्यक्ष थे संयुक्त राष्ट्र महासभा के, वो भारत उस समय में आए हुए थे। आगे बढ़ते हैं। अगला है सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के संदर्भ में आपको सही बताना है। तो ये है कि आतंकवाद विरोधी अभियान चलाना इसका एक प्रमुख कार्य है, तो ये बिल्कुल सही है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, तो आतंकवाद के विरुद्ध ये चलाता है और चीन और नेपाल के साथ भारत की सीमाओं की रक्षा के लिए जिम्मेदार है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाता है। और अगला है कि भारत के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी CAPF में से एक है, तो ये सही है। तो ये जो BSF है इसकी तैनाती अगर आप देखें तो चीन और भारत के जो सीमा है यहाँ पर ITBP की तैनाती होती है। चीन की सीमा पर आप देखेंगे ITBP ही मिलेगा। BSF के बारे में अगर आप देखें तो ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पर नजर आएगा, तो पाक और बांग्लादेश इसके बॉर्डर पर BSF नजर आएगा। नेक्स्ट आगे आते हैं। तो संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसको मिला है। तो इस बार मिला है B नंबर है 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल UP को मिला है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और अगला है कि इस कथन पर विचार करके सही बताना है आपको। तो इसमें हेपेटाइटिस A मुख्य रूप से रक्त आधान के माध्यम से फैलता है, तो पहला गलत हो जाता है। हेपेटाइटिस A रक्त आधान के माध्यम से नहीं फैलता। ये कैसे फैलता है, तो ये अगर आप दूषित जल का सेवन करते हैं तो फैलता है। तो दूषित अगर जल या भोजन आप लेते हैं तो ही ज़्यादातर ये फैलने का चांसेस रहता है।
आगे है कि हेपेटाइटिस ए एक वायरल संक्रमण है जो मुख्य रूप से लीवर में सूजन का कारण बनता है, तो ये सही है। हेपेटाइटिस जो बीमारी है वो पूरी तरह से लीवर से ही संबंधित है। और अगला है, हाल ही में हेविसियोर नामक एक दवा का वो बनाया गया है भारत के द्वारा, स्वदेशी रूप से विकसित है, ये हेपेटाइटिस ए के लिए है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो याद रखिएगा 2 और 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। पहला इसलिए गलत है क्योंकि ये दूषित जल वगैरह से, रक्त आधान से ये नहीं फैलता है। रक्त आधान से कौन सा फैलता है, तो सी फैलता है, हेपेटाइटिस सी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर सेट 4 को समाप्त कर लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट सेट था और इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का जो आप देख रहे हैं कि संकलन था। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि ये जो सीरीज़ है वो कंटिन्यू चलता रहे और आपको हर एग्ज़ाम में इसका फ़ायदा मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।